हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सभी परीक्षाएं 2025 की, कि आप 2025 में यदि आपको किसी भी परीक्षा को पास करना है तो उसके लिए हम इस क्लास को लेके आए हैं बिल्कुल बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप कब क्या आपको करना है दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, वास्तविकता में यदि आप ऐसे पढ़ोगे तो अब आपका एक ही बार में होगा सिलेक्शन, और आपको हम बताएंगे कि कौन से प्रोसेस आपको यहाँ पर लगानी है ना, और सटीक बिल्कुल रणनीति यहाँ पर हम आप सभी को बताने वाले हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर हम बेस्ट मोटिवेशन लेके आए हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन यूपीपी में कुछ अंकों से रह गया है, वह भी फाइनल लिस्ट में, तो उनके लिए भी भाई जितना अधिक मतलब आप सभी को समझाया जाए अभी से उतना अच्छा आप सभी के लिए रहने वाला है। क्योंकि देखिए, होना कुछ नहीं है, उपाय कुछ नहीं है। आपको अब किसी अन्य परीक्षा में अपनी तैयारी को बेहतर बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आप सभी के पास कोई भी उपाय नहीं है दोस्तों। मैं खुद स्वयं ही 0.18 से रेलवे ग्रुप डी में रह गया हूं, और इसके अलावा अभी इसी में यूपीपी फाइनल फिर से मैं बाहर हो गया हूं। और जो दुख मुझे रेलवे ग्रुप डी में हुआ था, अब उतना दुख मुझे यूपीपी में नहीं हुआ है, आपको मैं फिर भी बता दूं। क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें आस लगी थी, और इसके अलावा अब तो ये मेरे जीवन का एक हिस्सा हो गया है कि स्टार्टिंग में सिलेक्शन हो जाना और अंत में सिलेक्शन ना होना। और ये ऐसे ही सिलेक्शन मेरा एसएससी जीडी में सभी परीक्षाओं में स्टार्टिंग में ही 1 अंक से मैं रह गया हूँ, 1 या 2 अंक के आसपास। तो उसमें मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो भाई, यदि 1-2 नंबर और अधिक होते तो मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाता, अंत में मैं फिर से हट जाता। इसलिए उससे अच्छा है कि मैं स्टार्टिंग में ही रह गया हूँ, तो काफ़ी बढ़िया है। आगे की प्रोसेस नहीं होती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। और इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी की भी तैयारी करें आप अपनी रणनीति किसी को भी मत बताइएगा दोस्तों। और जितनी गुप्त में आप अपनी जॉब प्रोफाइल को रखेंगे, अपनी स्टडी को रखेंगे, उतना बढ़िया आप सभी के लिए रहने वाला है दोस्तों, है ना। क्योंकि ये समाज और ये बहुत सारे कुछ ऐसे भी मित्रगण और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो भाई, इतना अधिक मेरे पास फ़ोन आया, मैंने तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ ही कर लिया था भाई, है ना। और इसके अलावा कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको पता भी हो गया है, वो फिर भी कॉल लगाते हैं। तो भाई साहब, क्या ही कहना है आप सभी का, तो है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा सब अच्छे के लिए ही होता है। और आप तो केवल बस आगे की रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन 50 लाख में से नहीं, 48 लाख कुछ फॉर्म भरे थे, तो 48 लाख में से यदि आपका नाम 1,74,000 में आया है, तो आप में कुछ अलग करने की बात यहीं से है दोस्तों। कोई भी आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस भीड़ में से और अपने आप को एक साबित करने के लिए आपका इस लिस्ट में, इस सिलेक्शन में नाम आया है, यही अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। अब आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। मैं अभी मामाई घर पर हूँ, यहाँ से मैं कम क्लास अटेंड कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर शोर शराबा भी हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ से मैं आप सभी की तैयारी भी कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो घर जाने के बाद एक आपका बिल्कुल ऐसा रूटीन बनाऊंगा कि आपको उस रूटीन पर यदि आप लोग चलेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है ना। तो चलिए दोस्तों, आगे की रणनीति और स्ट्रैटेजी आपको हम बताते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आइए आगे की जानकारी आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों, परिवर्तन से कभी ना डरें। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो ठोकरें आपको लग रही हैं, ये ठोकरें ही आपको दोस्तों यहाँ से मजबूत बनाती हैं, है ना। और मैं तो यही कहूँगा कि आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में होनी चाहिए। बाकी गांव, मोहल्ला, पड़ोसी, समाज या फिर और भी जो लोग हैं, उनसे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर रह गए हैं यूपी प्लस में या फिर किसी अदर एग्ज़ाम में, किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है, तो आपकी जो फैमिली है वह आपके सपोर्ट में हमेशा होनी चाहिए, चाहे परिस्थिति आपके साथ कैसे भी हो, ठीक है। उससे बड़ा मैं किसी को नहीं मानता हूँ भाई, ठीक है। तो बस चलिए आगे की थोड़ी प्रोसेस और आपको हम समझाते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी लेके आए हैं, और वास्तविकता में यदि आपने हमारे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो आपके जीवन में और आपकी जो स्टडी है और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत फ़र्क मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आप सबसे पहले करेंगे कि नोटिफिकेशन किसी भी का चीज़ का आता है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसका जो सिलेबस है उसको देखो सही से, और किस सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर हैं इसको आपको देखना ज़रूरी है। तो देखिए जो उसका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस ही सबसे मेन चीज़ होती है कि इसमें कौन कौन से विषय आएंगे, कौन से विषय में कितने नंबर का होने वाला है, और ये सभी चीज़ें। और इसके बाद जैसे ही आपने उसका सिलेबस देखा तो उसके जस्ट बाद आपको उसका सिलेबस है वो कंप्लीट करना है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से। जितना अच्छे तरीके से आप उस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे उतना अच्छा आपकी परीक्षा में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके अलावा उसके बाद जैसे ही आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया या फिर आधा भी किया, उसके बाद आप लोग लगाएंगे मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट वीक में अभी आपकी देखिए जैसे आपका जो सिलेबस है या फिर वो आधा हुआ है, ठीक है, यानी 1/2 में हुआ है, या फिर वो फुल हो गया है यानी 1 में हो गया है, तो भी आप वीक में कम से कम 2 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं आधे अधूरे पर। और यदि आपकी तैयारी कंप्लीट है तो फिर मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना चाहिए। इससे परीक्षा में आपको बहुत मदद मिलती है, आप वहाँ पर जो टाइमिंग मैनेजमेंट है उसको अच्छे से कर पाएंगे। और मैथ कवर, देखिए जो परीक्षा में समय नहीं मिल पाता है वो नहीं होता है मैथ और रीजनिंग में, तो इसके लिए एक अलग से स्ट्रैटेजी आएगी कि आप मैथ और रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे किसी भी परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपने तैयारी भी कर ली, आपकी आधा सिलेबस या फिर आपका संपूर्ण सिलेबस कवर हो गया। अब आपने 1 सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट भी लगाने चालू कर दिए। अब आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट में अपनी कमी पकड़ो और उन टॉपिक या टाइप पर मेहनत करो। जी हाँ दोस्तों, मॉक टेस्ट आपने पूरा लगा लिया है और इसके बाद उसका आप पूरा करेंगे फुल एनालिसिस। फुल एनालिसिस होने के बाद उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको याद करने के लिए हो जाती हैं। जैसे कि मैंने यूपीपी में IWA की टीम जो है उसका ऐप निकाला और उसी से मैंने तैयारी की थी। और इसके अलावा उसकी जो हिंदी थी, क्योंकि हिंदी मैंने कभी पढ़ी नहीं है भाई, कभी भी हिंदी नहीं पढ़ी है, ओनली 2 महीने की हिंदी में मैंने बहुत कुछ कवर किया है। और जो वहाँ पर मॉक टेस्ट उन्होंने लगवाए हैं, स्पेशल हो या फिर उनका ओवरऑल हो, उन सभी से मैंने भाई हिंदी जो जैसे मेरा वैसा हिंदी कमज़ोर था तो मैंने हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ा और जो प्रश्न नहीं आए उनको मैंने कॉपी पर लिखा। तो ओनली उसी कॉपी से मान लीजिए 15 से 20 दिन की तैयारी से मेरे भाई एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर का मुझे मतलब फ़ायदा हुआ है। और वो फ़ायदा कैसा है कि जो प्रश्न हार्ड है वही हार्ड प्रश्न मेरे से बने हैं और किसी से नहीं बने थे, क्योंकि वो प्रश्न थोड़े से विलोम शब्द हुए या फिर कोई और हुआ, इस तरीके से याद वाली चीज़ें थीं जो हार्ड थीं। बच्चों के हिसाब से मैंने काफ़ी लोगों से पूछा हुआ था कि इसका क्या है, इसका क्या है, तो बोल रहे थे कि ये मुझे मैंने नहीं पढ़ा या फिर ये मैंने नहीं पढ़ा। तो जब मैंने भाई अपनी कॉपी को देखा तो मुझे फ़र्क वहाँ से मिला। और ऐसा ही फ़र्क आपको हर विषय का बनाना है, चाहे आप मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो या फिर जीके जीएस कुछ भी हो। यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो या तो उसी दिन उसको पूरा फुल एनालिसिस करिए या फिर अगले दिन पूरा फुल एनालिसिस करिए, लेकिन करना ज़रूर है। यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसका फुल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उसी एनालिसिस से आपकी परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और उससे बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा पेपर से 1 महीने पहले की यहाँ पर हम बात करें तो ये सब आपको पूरा हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस पूरा कंप्लीट बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपकी तैयारी में 4 चाँद लग जाती हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। इसके अलावा जो आपका लास्ट महीना है उसमें ओनली मॉक एंड एनालिसिस के साथ वीक पॉइंट पर अपनी पकड़ बनाओ, ठीक है। मॉक लगाओ, उसका एनालिसिस करो और उसमें जो कमी आ रही है उस पर पकड़ करने के लिए यदि मैथ का क्वेश्चन है तो उसको पूरा चैप्टर पढ़ो शुरू से जो आपने फेयर बनाई है। रीजनिंग का चैप्टर हुआ तो उसको शुरू से पूरा चैप्टर कवर करो। जीके जीएस का हुआ तो उसका पूरा टॉपिक कवर करो कि इस टॉपिक से मुझे प्रश्न आकर क्यों नहीं बना, है ना, ये कहाँ से प्रश्न आया है, ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, इससे और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं।
एक क्वेश्चन से कम 8 से 10 पॉइंट अपने दिमाग में मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए। एक प्रश्न से 8 से 10 पॉइंट यदि ऐसा हो गया तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। उसके बाद आप पेपर देने जाओ दोस्तों, और जैसे ही पेपर देने आप जाओगे और पेपर से बाहर निकलोगे तो आपके जो चेहरा होगा उस पर अलग ही खुशी होगी दोस्तों, है ना। चलिए, इसके अलावा अब बात करते हैं हम जो विद्यार्थी कुछ अंकों से रह जाते हैं। मैंने सोचा काहे के लिए इस पे अलग से वीडियो बनाएं, इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चाहे वो यूपीपी हो, अभी यूपीपी पे रिज़ल्ट आया है ना, होली की जस्ट एक दिन पहले 13 तारीख में। तो भाई साहब देखिए, यूपीपी की यहाँ पर हम बात करेंगे। इसके अलावा रिज़ल्ट तो यहाँ पर और भी वैकेंसियों के आए हैं, जैसे एमपीपी हुआ और एसएससी सीजीएल हुआ, और भी एग्ज़ाम हुए। लगभग 80,000 के आसपास वैकेंसी हैं जिन पर यहाँ पर फाइनल लिस्ट मतलब रिज़ल्ट आया है। तो हम उन विद्यार्थियों की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, जो कि कुछ अंकों से रह गए हैं, है ना, कुछ अंकों से असफल रह गए हैं। तो देखिए, उनकी दास्तां, उनकी जो कहानी है वो किस तरीके से होती है, वो इस तरीके से होगी यहाँ पर। तो आपको हम बताते हैं कि उनके हिस्से नहीं आती किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन, ना लगता है किसी के मोबाइल पर स्टेटस और पिक। कोई बात नहीं, अपना भी एक दिन समय आएगा दोस्तों, है ना। वो नहीं दे पाते हैं लाइब्रेरी में बिताए घंटों का हिसाब। मैं उन सभी विद्यार्थियों की तरफ से ये सब बता रहा हूँ जो विद्यार्थी कुछ पॉइंटों से या कुछ नंबर से या कुछ अंकों से अंतिम रिजल्ट में रह जाते हैं। स्टार्टिंग में उनका सिलेक्शन हो जाता है, ना बता पाते हैं कितनी रातें जाग कर बिताईं, बस चुपचाप नमासियों के साथ सुन लेते हैं सबकी बातें और फिर किताबों के साथ करते हैं अपनी बारी का इंतज़ार, है ना। और सफलता की तमाम कहानियों के दौर में असफलता महज कुछ अंकों की पीड़ादायक रोती है। बहुत दुख हुआ जब मैं भी 0.18 से भाई रेलवे ग्रुप डी में रह गया। आप सभी समझ सकते होंगे कि 0.18 का क्या मतलब होता है आखिर। ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को। बाकी सबके लिए तो यह एक अंक है, लेकिन मेरे लिए यह एक अंक ना होके यह मेरे लिए पूरे जीवन भर की लड़ाई हो गई है अब, है ना। नौकरी की तैयारी के सफ़र में जो लड़के बिना नौकरी लिए घर को लौट आए थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोशिश नहीं की थी, ऐसा भी नहीं था कि उनका रिजल्ट नहीं हुआ था। फॉर्म भरने और मेरिट लिस्ट तक आने में उन्होंने खूब संघर्ष किया, लेकिन पर किसी के साथ उनकी किस्मत साथ नहीं थी, तो किसी को बढ़ती हुई उम्र और उन पर बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के बोझ ने उन्हें रोक लिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, यदि ये समय रहते आपकी नौकरी लग जाती है तो उससे बढ़िया बेहतर मैं किसी को नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपको आगे का जीवन भी कुछ अपने हिसाब से जीना है और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपके दिमाग में काफ़ी प्रकार के प्रश्न बनते जाते हैं, काफ़ी चीज़ें सोचने समझने के लिए चिंताएं बढ़ती जाती हैं। सीधी बात इतना है मेरा कहना। जहाँ भी नौकरी और संघर्ष की बात होगी उनकी आंखें भरी होंगी, और कुछ खास के साथ तो कई सारे मलाल होंगे, है ना दोस्तों। और चलिए, यही बातें मुझे आपको सभी को बतानी थी। तो मैं तो आप सभी से यही कहूँगा, जो भी किसी भी परीक्षा में अंतिम रिजल्ट में रह गए हैं, तो आप सभी में कुछ ना कुछ ऐसी बात है तब जाके आप अंतिम तक ही पहुंच पाए हैं, और यहाँ तक भी पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब अंतिम तक पहुंचने का आपको यह संकेत मिलता है कि आपकी तैयारी तो अच्छी थी, लेकिन कुछ कारणवश एग्ज़ाम में कुछ ऐसा प्रेशर आया, थोड़ा बहुत वहाँ से डिफ़ॉल्ट हुआ। जैसे मेरे ही 2 क्वेश्चन मैथ के गलत हो गए, बिल्कुल आए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रीजनिंग का लगाया क्वेश्चन, ऑप्शन कोई और लगा दिया बाई मिस्टेक से। हिंदी के कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि गांव लेवल पर या फिर घर पर अच्छे तरीके से वो प्रश्न बन जाते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रेशर के चक्कर में, भाई जल्दी के चक्कर में या फिर टाइमिंग मैनेजमेंट के चक्कर में वहाँ पर वो मिस्टेक मेरे से हो गई हैं। तो इस प्रकार से अब ये चीज़ें वहाँ पर बनी थी। और इसके अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। मैं भी भाई यहाँ पर यूपीपी अंतिम रिजल्ट में रह गया हूँ। तो अपन देखिए, अपन सब विद्यार्थी किसी को बता भी नहीं सकते हैं कि अब क्या है क्या नहीं है ना। वो तो वही स्टूडेंट समझ सकता है जो उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो कि भाई अब क्या हो रहा है, क्या होगा आगे। लेकिन मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि यूपीपी की न्यू वैकेंसी 30 से 35 हज़ार के आसपास फिर से आ रही है। यदि आपका यूपीपी में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप बैक टू बैक इस 30 से 35 हज़ार वैकेंसियों में अपना सिलेक्शन लें और अपने आगे का जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारें दोस्तों, है ना। तो मेरा यही कहना है, आप लोग बैक टू बैक अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से आप और जी जान लगा दीजिए अपनी तैयारी करने में।
जिससे आपको आने वाले समय में अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। इसमें यूपीएसआई की भी वैकेंसी हैं। आप सभी बता दें कि आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जितना मेरे से हो सकेगा उतनी अच्छी तैयारी मैं आप सभी की करवा दूंगा। किसी भी विषय की या फिर किसी भी चीज़ की आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप सभी कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी यूपीएसआई की चाहते हैं या फिर एनटीपीसी चाहते हैं या फिर ग्रुप डी चाहते हैं, है ना, ग्रुप डी, है ना। और इसके अलावा और भी वैकेंसी हैं, जैसे कि यूपीएसआई के अलावा अभी इसमें पीएससी की आएंगी वैकेंसी यूपी प्लस में, और जेल वार्डन की भी आएंगी, फायर ब्रिगेड भी आएंगी। तो कुछ इस प्रकार से यूपी में वैकेंसी आ रही हैं। और ग्रुप डी और एनटीपीसी में तो फॉर्म अप्लाई हो ही चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तैयारी करना है। क्योंकि यहाँ पर भी मैथ रीजनिंग तो वही रहेगी, जो चैप्टर इसमें आएंगे मैथ की रीजनिंग के तो वो यहीं पर वही रहेंगे, और ग्रुप डी में भी मैथ रीजनिंग वही रहेगी। इसमें ओनली बदलेगा तो विषय बदल जाता है, इसमें साइंस का अलग रोल हो जाता है एनटीपीसी ग्रुप डी में, ठीक है, अलग से साइंस आती है। जीके जीएस भी इसमें वही रहेगी। और अब हम बात करते हैं यूपीएसआई और पीएससी की या फिर यूपी की जो वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर आपको यूपी जीके अलग से देखने को मिलेगी, है ना। और इसके अलावा यूपीएसआई में तो मूल विधि अलग से मिलेगी, इस सभी में अलग से मिलेगी। यूपीएसआई में मूल विधि और यूपीएसआई और पीएससी में आती है हिंदी, बाकी विषय वही है। मैथ रीजनिंग जीके जीएस आपकी सभी परीक्षाओं में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। मैथ रीजनिंग जीके जीएस, मैथ रीजनिंग जीके जीएस, ठीक है, जीके ये सभी में आता है। केवल अब एनटीपीसी ग्रुप डी में क्या बढ़ेगा, साइंस, और यूपी की परीक्षा में बढ़ जाता है यूपी जीके, ठीक है, और हिंदी ये बढ़ेगा। और जो एसआई की वैकेंसी है उसमें बढ़ेगी आपकी मूल विधि अलग से, ये विषय के साथ साथ मूल विधि उसमें अलग से कवर करनी है। तो ये 3 विषय पे आपको पकड़ अच्छे से करनी होगी। अब 2025 में यदि आपको सिलेक्शन लेना है और अभी से तैयारी करिएगा, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया लगता हो, चाहे एनटीपीसी या फिर रेलवे विभाग या फिर यूपी वाला कोई भी विभाग, तो आपको अभी से उस एग्ज़ाम की तैयारी आपको अभी से करनी होगी, तब जाके आपका वो एग्ज़ाम आसानी से निकाल पाओगे आप सभी स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों। ये रही हमारी संपूर्ण जानकारी आज की। आशा करेंगे कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।